नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। और दुनिया में इस समय बात करने के लिए जो सबसे गंभीर मुद्दा है, जो त्रासदी है, मानवीय संकट है, वह है गजा का संकट, फिलिस्तीन का संकट, जिस पर इजराइल ने लगभग 1 साल 7 महीने से एक तरफा युद्ध थोप रखा है। नरसंहार जारी है, करीब 600 दिन हो गए हैं और वहां लगातार हमले जारी हैं, युद्ध नरसंहार जारी है। इससे वहां जो मानवीय संकट पैदा हुआ है, जो हमले में लोग मारे जा रहे हैं, वो तो है ही। उसके अलावा जो भूखमरी का संकट पैदा हुआ है, बीमारी हो रही है, इलाज नहीं मिल रहा है, उस सब को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ, तमाम संस्थाएं राहत की जो खेप भेजना चाह रही हैं, जो राशन भेजना चाह रही हैं, उसकी भी गति धीमी है। जो बात की जा रही है कि करीब 14,000 से ज्यादा बच्चे इस समय बिल्कुल रेड लाइन उस पर हैं कि वो भूखमरी के शिकार हैं, मौत के कगार पर हैं। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ। प्रबीर, गजा की तस्वीरें इक्का दुक्का लोगों तक पहुंचती हैं, जिस तरह भी सेंसर होकर पहुंच रही हैं। लगातार मानवीय संकट बढ़ रहा है, बहुत ही गंभीर इस समय हो गया है। जो बताया जा रहा है कि भूखमरी के कगार पर कितने हजारों बच्चे हैं इस समय और बुजुर्ग हैं। राहत सामग्री की बात की जा रही है, वो भी नहीं पहुंचने दी जा रही जितना दैनिक उनकी जरूरत है उस हिसाब से। ये जो पूरा संकट, अब ये 600 दिन हो गए हैं करीब, ये कहां पहुंच गया और कितना गंभीर बन गई है स्थिति? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चों की जो बात की, यूएन की जो घोषणा है कि 14,000 बच्चे इस वक्त मौत के कगार पे हैं और कुछ चंद दिनों में ही इनकी मौत होने की संभावना है अगर राशन सामग्री वगैरह नहीं पहुंचती। अस्पताल करीब करीब ख़त्म है। कुछ फर्स्ट एड हो, कुछ सीरियस बीमारी तो दूर की बात हो, चोट पहुंचे उसके लिए भी इस वक्त साधन नहीं है। वर्किंग अस्पताल करीब करीब सभी, ये तो बमबारी के शिकार है, ये तो बंद कर दिए गए हैं। तो ये तो गाज़ा की स्थिति है। पर इसके पहले मैं ये जो पहलू है जिसको गिडियन चैरियट करके इजराइल ने घोषणा की है, जो अभी चल रहा है, उसका एक मानचित्र आपको दिखाना चाहूँगा। ये है गाज़ा की तस्वीर, जहाँ पर 20 लाख का करीब, 21 लाख के करीब लोग रहते हैं। आबादी जो उसकी है, युद्ध कह रहा हूं मैं, हमले से पहले, नरसंहार से पहले की आंकड़े हैं और ज्यादातर अभी भी वही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे लोगों का मौत अभी तक हुई है 50,000, 52,000 का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा। हो सकता है उससे ज्यादा हुई हो, जो हमारे पास नहीं है। पर अगर मान लेते हैं कि करीब करीब 20 लाख के लोग अभी भी गाज़ा में है, उनको सबको एकदम डिस्प्लेस करके उनको इस जोन पे, देख सकते कितनी छोटी जोन है, इसमें उसको सीमित करना चाहते हैं। ये उसका गिडियन चैरियट का लक्ष्य ही है। और अगला कदम होगा कि ऐसे हालत बना दे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो जाएगा, जबकि गाज़ा भी दुनिया में सबसे डेंस पॉपुलेशन का क्या कहते हैं, सघन जहां रखते हैं। ठीक है, सघन आबादी वहाँ पर दुनिया में है। इतना सघन आबादी कम ही जगहों पे है। इतने एक छोटा जगह नहीं है, 300-350 स्क्वायर किलोमीटर करीब है। तो यहाँ पर जो इनको समेटने का मतलब है कि यहाँ पर वो जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि साधन नहीं होगा, खाना नहीं होगा, काम नहीं होगा। जो गाज़ा में वो करते थे, यहाँ पर कम से कम ज़मीन तो थी, कुछ तो खेती करते थे जिससे अपना जीवन चलाए। कम से कम ये हम अगर इस एरिया को देखें तो कम से कम अपने को समर्थन, इतना तो सब्र थे कि अपना खाना वगैरह पैदा कर सकते थे। हालांकि बिजली के लिए डीजल चाहिए था उनको, पानी कैसे ये करे, साफ करे, उसके लिए केमिकल चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप इतने छोटे इलाके में सबको सीमित कर देंगे, उसका कोई संभावना नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसके बाद इनको
बाहर भेजे, समुद्र में डाल दे और कहीं करे। ये मतलब निष्कर्ष, यही इसी निष्कर्ष में हमें पहुंचना चाहिए। गिडियन चैरियट जो शब्द है ना, 2 शब्द है जी। इसका भी अहमियत यही है कि बहुत पुराना 2000 साल इसका का क्या हिंदी में इतिहास है। होगा? गिडियन की रथ, तो एक गिडियन जो फिगर था उसने हमला किया था जुडिया की तरफ से, मतलब रिलीजियस हाँ रिलीजियस वॉर एक हिसाब से, जो उनका धर्म नहीं मानता सबको निकाल दे या तो मार दे एक इलाके से। वही उस गिडियन चैरियट का, इसका रथ का यही मतलब है। उनकी क्या कहेंगे, उनकी इतिहास नहीं, उनकी क्या जो उनकी कथन पुस्तक है, पौराणिक पुस्तक है, उसके मुताबिक ये गिडियन चैरियट का मतलब है। और एक शब्द आता है एमेलकाइट्स, वो वही इसी तरह का शब्द है कि नरसंहार करने का सिग्नल यही इजराइल दे रहा है कि इनको ये तो इजिप्ट ले ले और कोई देश ले ले, पर यहाँ बचने नहीं देंगे। हाँ, ये तो इलाका जेल सी हो जाएगी, एक पिंजरा सा हो जाएगा, एक बाड़ा जिसमें उन्हें कैद कर दिया गाजा को भी हम ओपन एयर प्रिजन ही कहते थे हाँ, आप तक। तो ये तो बिल्कुल ही और छोटा पिंजरा, ये तो एस केज कह सकते हैं, पिंजरा जो आपने कहा, बिल्कुल पिंजरा बना दिया कि इसमें लोग रहेंगे और सिर्फ साधन जो है बाहर से आएगा तभी जी सकते हैं, नहीं तो ये जी नहीं सकते। तो ये जो चित्र है यही दिखलाता है। और यहाँ पर इजराइल है और यहाँ से हमले लगातार है, यहाँ इजिप्ट है। तो अरब देशों की इस वक्त भूमिका जो है ये हमें बताना पड़ेगा, दर्दनाक है, क्योंकि जो पहल इनको करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे। तो ट्रंप साहब गए वहाँ पर धूमधाम से, एक जेट भी उनको मिला, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, बहुत भव्य स्वागत हुआ है। और उसके साथ साथ कोई प्रेशर नहीं था कि इस चीज़ को वो बंद करें, और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह के नरसंहार चलता रहेगा, यही चित्र है। हालांकि अभी यूनाइटेड नेशंस के तहत कुछ सामग्री पहुंच रहा है, जो एड जोन है वही सिर्फ एक जगह है जहां पर वो सामग्री पहुंच रहा है, और पूरा इलाका में कोई सामग्री पहुंचने नहीं दिया जाएगा, ये इजराइल का कहना है। तो ये हमारे सामने ये चित्र है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी एक खतरा ये बताया जा रहा है, क्या पूरी दुनिया बिल्कुल मूक दर्शक है कि इतने हजार बच्चे तो बिल्कुल रडार पर हैं कि वो मौत के कगार पर हैं? तो पूरी दुनिया, जिस तरह से भी हम बात सुन रहे थे कि कुछ देशों ने दबाव डालना भी शुरू किया है, चाहे वो फ्रांस है चाहे कुछ है, कि भाई फिलिस्तीन को लेकर और उसको मान्यता को भी लेकर, कुछ देशों ने मान्यता जिस तरह नहीं दे रखी उसे, तो फिलिस्तीन की तरफ कोई देख रहा है दुनिया में, या सिर्फ एक ट्रंप साहब जिस तरह चाह रहे हैं या नेतन्याहू जिस तरह चाह रहे हैं उसी तरह चलेगा? देखिए, प्रेशर तो है ही। अगर आप देखें इजराइल के अंदर भी इस वक्त तस्वीरें हैं कि लोग सड़क पे आ रहे हैं ये कहते हुए कि ये बहुत ज़्यादती हो रहा है, इससे हम सहमत नहीं हैं। इसके पीछे और एक वजह है, क्योंकि अब जो हमने पहले जिक्र किया था कि इसकी जो इजराइल की जो आर्मी है वो सिर्फ, ज़्यादातर लोग उसमें वो कुछ महीनों के लिए आते हैं, इसके बाद वो फिर अपने काम पे चले जाते हैं। एक सेक्शन है जो प्रोफेशनली फुल फ्लेज आर्मी की तरह है, पर एक बहुत बड़ा संख्या जो है इस तरह के रिजर्विस्ट कहते हैं, रिजर्व से आते हैं फिर चले जाते हैं। तो इसीलिए रिजर्विस्ट का जंग चलाने का काबिलियत जो है लंबा नहीं होता है। तो वो इसीलिए इसका असंतोष आर्मी के अंदर भी है, और आर्मी चीफ जो पहले रहा है इस वक्त पार्लियामेंट में है, उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा देश बन रहे हैं जिसका जेनोसाइडल देश बन रहे हैं। ये फॉर्मर आर्मी चीफ इस वक्त पार्लियामेंट में है, उसका कहना है। बिल्कुल, एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं। तो ये सिर्फ इजराइल में नहीं, ये चीज़ें दूसरे देशों में भी है। पर सवाल ये है कि बलद हस्त है अमेरिका का, बलद हस्त है इंग्लैंड का, यूके का, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन जिसे कहते हैं, ये मूल देश है। जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये मूल देश है जो अभी भी, जुबानी कुछ भी कहे, अभी भी इजराइल को समर्थन कर रहे हैं मिलिट्री एड से, पैसे से। पर कितना दिन कर पाएंगे, सवाल ये है, प्रश्न चिन्ह जो आपने रखा, प्रश्न जो रखा है वो ये है
कि उनकी जनता की रवैया क्या होगा। अब धीरे धीरे वो रुख बदलते दिखता है। सवाल है कि ये रुख बदलना क्या जल्दी राहत पहुंचाएगा, ये सवाल है। पर यह भी सही है कि इज़राइल की आर्मी, इज़राइल की जनता कितना दिन तक इसको बर्दाश्त करेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि सही बात तो यह है कि दुनिया कुछ भी कहे, अमेरिका और यूरोपियन कुछ देश जो है, जो अपने को G7 रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर वगैरह कहते हैं, वो अगर इज़राइल को सहारा देते हैं तो ये जंग चलता रहेगा। यही हमारे सामने यही चैलेंज। जैसे आपने बीच में सऊदी अरब और खाड़ी देशों का जिक्र किया, ट्रम्प साहब भी गए, पर मैं ये भी समझना चाहता हूँ जिस तरह से एक विश्व में एक परसेप्शन बनाया जाता है मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, पर फिलिस्तीन के साथ तो कुछ ऐसा नहीं दिखता। तो यानी सबके अपने अपने हित, अपने अपने कारोबार हैं, कोई किसी के लिए नहीं बोलता। ये जो धर्म का एक टैग लगाया जाता है कि धर्म के साथ इतने देश हैं, उस सब का कोई मतलब नहीं होता दरअसल। और सिर्फ धर्म नहीं, अरब देश है, अरब मुल्क कितने सारे हैं। हाँ, ठीक है ना, ईरान तो अरब मुल्क नहीं है, पर सऊदी अरेबिया अरब मुल्क है, कतर है, कुवैत है, जिनके पास पैसे भी है, इजिप्ट है, नेबरिंग देश है। तो इधर आपके यमन के अलावा और किसी अरब देश ने इज़राइल का विरोध नहीं किया। यमन अभी भी कर रहा है, इसलिए अभी भी यमन पे अमेरिका ने अस्त्र दागा है, उनका बमबारी किया है, और इज़राइल भी लगातार कर रहे हैं। फिर भी यमन ने उनका बेन गुरियन एयरपोर्ट पे भी एक मिसाइल दागा, ठीक है ना। तो वो इसके अलावा और कोई इस आगे नहीं आए फिलिस्तीनी इस क्राइसिस में उनको समर्थन करने के लिए। और यमन सिर्फ अकलौता देश है जो कहा है कि रेड सी से हम इज़राइल के पास जाने वाले कोई जहाज़ को जाने नहीं देंगे। तो ये एक पिक्चर, जो तस्वीर जो है, वो साफ बताता है कि अरब देशों को, नेताओं की अपने जनता से मतलब नहीं है। अपने जितना उनके पास पैसा है, ख़ास तौर से तेल से जो पैसा उन्होंने कमाया है, उस पर उनकी चिंता है। इसीलिए कि अमेरिका, यूरोप की विरोध वो नहीं करना चाहेंगे। नॉर्थ अफ्रीका भी अरब, वहाँ भी अरब मुल्क है, वहाँ भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। ख़ास तौर से इजिप्ट अगर तो इतना बड़ा नरसंहार लगातार हो रहा है, 600 दिन हो गए हैं करीब, तो अब आपको क्या दिख रहा है कहाँ ये पहुंचेगा? कुछ देर संयुक्त राष्ट्र संघ या कुछ उनकी कोई भूमिका रह गई है? वो कुछ शांति के प्रयास कर पाएंगे? जैसे मैं पढ़ रहा था कि फ्रांस और सऊदी अभी कुछ एक सेमिनार, कुछ गोष्ठी कुछ करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। उसमें कुछ फिलिस्तीन को लेकर, इसकी मान्यता को लेकर, इसके समर्थन को लेकर बातें होंगी। कुछ दबाव बनेगा, कुछ चीजें बदल रही हैं, या ये संकट और बढ़ने जा रहा है? देखिए, मानवीय संकट तो बढ़ने जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस तेज़ी से कोई बदलाव नज़र नहीं आता। पर यह भी है कि जब, क्या कहेंगे, असंतोष बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज़ को देशों के बदलने में इतना जल्दी ये होता नहीं है, वक्त लगता है। अपने देश में होता है, ज़रूर रिस्पॉन्स जल्दी होता है। अब हमारे भी मुल्क देखिए, हम भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, लगता है कि स्वार्थ, अपनी स्वार्थ को अगर देखें तो कहते हैं चल हमारा मुल्क में तो नहीं हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है, ठीक है, आंख मूंद लेते हैं। तो ये चीज़ दुनिया में भी इस वक्त हो रही है। पर ये कितना दिन चलेगा, कब तक चलेगा, ये कोई बता नहीं सकता। ख़ास तौर से आपको याद होगा साउथ अफ्रीका का, उस पर अपार्थाइड था, बहुत सारे चीज़ें हो रही थी, तो लगता है दुनिया कुछ नहीं कर रही थी। पर जब शुरू हुआ तो बहुत जल्दी एक परिवर्तन आया तभी जब सफ़ेद देशों में, यूरोपियन देशों में, अमेरिका में, कनाडा में उसके खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ। तब जाके उन देशों को राजनीतिक जो उनका रवैया था वो बदला। तो कब ये बदलेगा, कैसे होगा, ये बताना, इस तो किसी के पास तो वो ऐसी कोई मैजिक तो एक मैं ये बात पूछूं, बड़ी थोड़ी सी अलग है, पर ट्रम्प साहब पूरी दुनिया में शांति दूत बन के घूम रहे हैं। वो यहाँ भी वार रुकवा रहे हैं, वहाँ भी वार रुकवाने के लिए, वहाँ भी सीज फायर के लिए, यहाँ तो उन पर सवाल नहीं है। उनकी जनता, कुछ अमेरिका की जनता ट्रम्प साहब पे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इजराइल अपने बल पर तो ये सब कर नहीं रहा है। इजराइल के पीछे पूरा बैक, सारा पैसा, हथियार तमाम अमेरिका उपलब्ध करा रहा है। अमेरिका जिस तरह से एक प्रगतिशील मुल्क कहा जाता है, किस तरह
वहां उस तरह से चीजें क्यों नहीं सामने आ रही? देखिए, पहली बात तो अमेरिका को प्रगतिशील मुल्क कहते हुए तो हमने मतलब वहां सुना फिर भी नहीं। काफी आवाजें उठती हैं, आवाजें उठती है, और दुनिया भर के लोग वहां मौजूद हैं। प्रगतिशील मुल्क किसी ने नहीं कहा। जी। सरकार जो है कभी प्रगतिशील रहा नहीं। अगर बहुत पहले रहा हो तो अलग बात है। और इंटेलेक्चुअल कहते- काफी वहां से हाँ, तरह से- बुद्धिजीवी जी। बोलने की थोड़ा सा बोल ज्यादा लेते थे। इस वक्त वो भी दब रहे हैं कुछ हद तक, क्योंकि ट्रंप का फोकस, उनका फोकस ट्रंप हो गया है। पर सवाल ये है कि ट्रंप शांति नहीं ला रहे, वो शांति तो टेलीविजन में ला रहे हैं, ठीक है ना। पहले जाके घोषणा कर देते से इंडिया पाकिस्तान की समझौता हुआ तो पहले घोषणा ट्रंप ने, 1 घंटा पहले ट्रंप साहब ने वो घोषणा की कि हमने लाया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये शांति ट्रंप कहीं ला रहे हैं टेलीविजन के अलावा। वो टेलीविजन से ही निकले हैं और टेलीविजन में ही उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। वो टेलीविज़न को जिस तरह इस्तेमाल करते शायद और कोई नेता नहीं करते, क्योंकि वो टेलीविज़न दुनिया से ही, उनकी प्रोग्राम थी वो अप्रेंटिस, उसी से वो पॉपुलर हुए, उसी लिए जो लोग जाने और उसी के ज़रिए वो जाके आज प्रेसिडेंट है। तो मैं ट्रंप साहब के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि दुनिया में कितने दिन ये अन्याय चल सकता है, ये प्रश्न चिन्ह है लोगों पे और आज की राजनीतिक हालात पे दुनिया में। क्योंकि भूलिए मत, जेनोसाइड की इतिहास भी है यूरोप की, जी बिल्कुल, ठीक है ना। अमेरिका हालांकि अब में यूरोप के देश कुछ चेतावनी जारी कर रहे हैं, कुछ नहीं, दबाव वो बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। ज़बानी बात मत, उसमें मत जाइए। अच्छा। अब इनकी इतिहास देखिए, पूरा अमेरिका में जो इंडिजिनस पीपल की हाँ। नरसंहार हुआ, किसने किया? वही 7-8 देश जो अपने आप को कहते हैं हम सबसे सिविलाइज्ड थे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जेनोसाइड यूरोप और अमेरिका दोनों का इतिहास रहा है, और इसीलिए और एक जेनोसाइड जब पैलेस्टाइन में हो रहा है तब इतना उनका कॉन्शियस जो है वो जागता नहीं है, क्योंकि इनकी इतिहास है। तो इसीलिए मैं इसको अलग नज़रिए से देखना चाहूँगा। और जब तक हमारे मुल्क जितने हैं, जो तीसरी दुनिया हम कहते हैं, जब तक वो चेतावनी नहीं देंगे कि ये बहुत हो चुका है, जब अरब देश नहीं जागेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। जब तक ये नहीं कहा जाए कि अब बस, एनफ, बस। अब लग रहा है कि धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, पर उसमें गाजा में कितना फर्क पड़ेगा ये देखने की बात है। तो प्रवीर, जब अमेरिका की बात चली है, इजराइल की बात चली है, तो दो तरह की अब खबर एक ईरान को लेकर भी आ रही है, इजराइल और अमेरिका की। एक तरफ ये खबर आई कि कोई एक ऐसा प्लान है कि इजराइल जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ईरान की, जो परमाणु संयंत्र है, उस पर कुछ हमला कर सकता है, उसके बारे में कुछ सोच रहा है अमेरिका की मदद से, अमेरिका का बैक है। दूसरी तरफ ये भी खबर आई कि अमेरिका और ईरान की बातचीत आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रही है। तो क्या है ये इसे हम कैसे समझें कि एक तरफ इस तरह का थ्रेट है, दबाव है, या एक बातचीत, प्रोग्रेस की बात हो रही है? देखिए, साफ है कि इजराइल चाहता है अमेरिका ईरान के जितने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको ख़त्म करने को मदद करे, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते, साफ है। क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो नातान्स जैसे फैसिलिटीज़ है वो बहुत भूतल है, भूगर्भ में है, एक से ज़मीन के नीचे है। तो उसको करने के लिए जो बंकर बस्टर बॉम्ब चाहिए, कहते जेडेम करके कुछ है, ये सब मैं इतना जानता भी नहीं हूँ, मैं अखबार पढ़ के जो बता रहा हूँ, वो सिर्फ अमेरिका के पास है। और उसको B-2 जो बॉम्बर्स है वही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई इतना हैवी बॉम्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकता, कैरी करके ड्रॉप करने की क्षमता नहीं है, लगता है, जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये हूती सर ईरान के लिए उन्होंने डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स को रखा था। वो बॉम्बर्स इस वक्त हटा लिए गए, कुछ दिन पहले उसको हटाने की खबर है। अब संकट टल गया लगता है। अब जो है B-52s वहाँ पे है, ये मार तो कर सकते हैं पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ख़त्म करने का शायद काबिलियत नहीं है। तो इस रोटेशन से लगता है, जो हमारी पहले ये जो तस्वीर है कि ईरान और अमेरिका दोनों ने कहा है कि बातचीत ठीक ठाक चल रही है। फ्राइडे तो शुक्रवार तक, शुक्रवार उनकी बातचीत, आखिरी राउंड बातचीत हुई है कि हमारी कुछ प्रगति नज़र आ रहा है और हम बातचीत जारी रखेंगे। उससे लगता है कि जंग का आबो हवा थोड़ा, माहौल थोड़ा सा बदला है।
तो वैसे कई मोर्चे खुल रहे हैं, जंग और जंग जैसा माहौल और नरसंहार, तनाव सब। पर फिर हम लौटे फिलिस्तीन, गाजा की तरफ। तो हमने अभी देखा है कान फिल्म महोत्सव में गाजा की एक जो युवा 25 साल की लड़की थी फातिमा, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट किया, वहाँ की तस्वीरें भेजी और ईरानी फिल्मकार ने उस पर एक फिल्म बनाई जिसे कॉन फेस्टिवल में दिखाया गया। मैं यही सोचता था प्रवीर, मैं कई बार ये सोचता हूँ एक बड़ी मानवीय उससे और बड़ी संवेदनशील उससे कि जैसे हम सुबह उठते हैं, चाय पीनी है, नाश्ता करना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें दफ्तर जाना है, हमें अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। क्या फ़लस्तीन, गाजा में ये सब सपने हैं लोगों के पास? वो जीने की इच्छाएं हैं? क्योंकि वो रोज ही एक बमबारी में, एक युद्ध में, एक हमले में फंसे हुए हैं। वो क्या संगीत सुन रहे हैं, वो क्या गाते होंगे, ये बड़ा वो आता है। तो ये जो महिला है फातिमा या फातिम, इन्होंने जो युद्ध के अलावा, युद्ध के साथ मतलब युद्ध कह रहा हूं मैं, जो हमला है, नरसंहार है, उसके अलावा भी जो जीने के और वो है तस्वीरें, वो दुनिया के सामने वो लाई, जो इस फिल्म में आई हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है और इस बारे में क्या क्या फिल्म है, जरा हमें बता दीजिए। महत्व को बात की है, तो देखना पड़ेगा इसका असर क्या पड़ता है। पर सवाल है कि गाजा में अभी भी लोग हैं जो तस्वीर ले रहे हैं। वो तस्वीर सिर्फ जंग, नरसंहार, विध्वस्त बिल्डिंग्स की नहीं है, लोग कैसे जी रहे हैं उसकी तस्वीर है। लोगों की, बच्चों की अभी भी मुस्कान है। तो ये जिंदा रहने का जो संघर्ष है, जीवन का जो संघर्ष है, वो गाजा में उसकी तस्वीरें इन्होंने पेश की। और इस दौरान कि जहाँ पर कहीं भी जाए तो आपके साथ साथ मौत की छाया भी चलती है। तो इस पे आप जो खासियत इनकी फिल्मों की है, जो आप देख सकते हैं, फातिमा डेली लाइव्स बच्चों की देख सकते हैं। अब जो कहा बच्चों की मुस्कान, लेकिन मुस्कान नहीं है, इनकी खुद की मुस्कान है। बात करिए सफीद फारसी जो फिल्म उस पर पेश किया है कान फिल्म फेस्टिवल में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो ये चंद दिन पहले ही मारे गए और इनको बिल्डिंग को निशाना बनाया था। और लगता है जो इस तरह से पिन पॉइंट किया था, जो एम्यूनेशन यूज़ किया था, बॉम्ब जो यूज़ किया था, किस फ्लोर में जाके विस्फोट होगा इसका भी था। एक ही मिसाइल इस पे दागा गया था। लगता है ये खुद निशाने पे थी, टारगेट थी। इनका पूरा परिवार मारा गया। हाँ, पूरा परिवार मारा गया। इसकी शादी होने वाली थी, 1-2 हफ्ता बाद इनकी बहन थी जो प्रेग्नेंट थी। तो उनसे ये तो खैर बहुत मौत हो रही है, गाजा में और एक मौत हो सकती है। पर सवाल है कि इस बिल्डिंग को, उस फ्लोर को क्यों टारगेट किया, ये सफीद फारसी की सवाल है। और वो कह रहे हैं कि टारगेट यही थी, इसीलिए वो बम, जो मिसाइल वहाँ दागी गई थी। पर सवाल है कि फिल्म तो है, वो चली गई है, पर उसकी सपने हमारे साथ है और उसकी तस्वीरें हमारे पास है। और इसीलिए हम मैं उस फिल्म का नाम भी पढ़ रहा था, पुट योर सोल ऑन योर हैंड एंड वॉक। मतलब हिंदी में अगर कहें, अपनी रूह या आत्मा अपनी हथेली पर लेकर चलो। तो एक खिड़की थी ये, जो वहाँ से गजा की तस्वीरें, गजा का जीवन भेज रही थी और बता रही थी कि मृत्यु के बीच, मौत के बीच भी जीवन का गान हो सकता है। ये जिजीविशा अपने आप में मुझे लगता है कि चाहे वो गजा के लोगों की है, कहीं की भी, एक मानव की जो एक जिजीविशा है, जीने की इच्छा और हौसला, मुझे लगता है इसी, हालांकि ये हमले में इनकी मौत हुई है, फिर भी एक पॉजिटिव नोट है कि इनकी तस्वीरें, इनकी बनाई बात, अब जो ये कहना चाह रही हूँ दुनिया के सामने, धीमे धीमे शायद पहुँचे और आए। तो और जल्दी से ये मुस्कान वापस सभी बच्चों में लौटे और किसी तरह से एक पीस हो, शांति हो, और पूरा इंटरनेशनल समुदाय इस पर गौर करे, मुझे लगता है। क्योंकि ये संकट लगातार बढ़ रहा है। हमने जैसे बात की, 600 दिन इससे हो गए हैं, अब ये कितने दिन और होंगे जब हमारे घर में 1 या 2 लोग की मौत भी हो जाती है, वैसे भी नेचुरल भी। हम लोग कितने गमगीन रहते हैं, वहाँ तो लोग रोज मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, और भुखमरी का संकट एक है ही। मुझे लगता है इस पे पूरा दुनिया का समुदाय एक ध्यान देगा और देना चाहिए। तो इसी नोट पर हम अपनी बात करेंगे। सही बात। इनको श्रद्धांजलि देते हुए गाजा के जुझारू
जो जनता है उनको श्रद्धांजलि देते हुए, सहानुभूति व्यक्त करके आज की बातचीत हम खत्म करते हैं। हाँ, ये इनका कैमरा है। तो मुझे लगता है इसी नोट पर हम बात खत्म करें कि जीने की इच्छा जो है मानव की वो बनी रहे और मौत के बीच भी जीवन का गान होता रहे और पूरे देश में, दुनिया में शांति। शुक्रिया।